Hello everyone. Today we are going to study a new chapter called GST, the Goods and Services Tax. तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे एपीएससी का. हर साल कुछ ना कुछ एक टॉपिक जीएसटी से आता ही है. तो जीएसटी क्या है, इसको कैसा समझना है और एग्जाम के लिए जीएसटी को कैसा प्रिपेयर करना है. सो मैंने इधर एक आउटलाइन दिया है. तो ये आउटलाइन अगर हम फॉलो करेंगे तो जीएसटी चैप्टर के बहुत सारा चीज हम कवर कर लेंगे. पहला हमको पढ़ना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी. ये जीएसटी नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है जीएसटी. उसके बाद जीएसटी काउंसिल, जीएसटी का सब निर्णय कौन लेते हैं, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद जीएसटी रेट्स, जीएसटी का कितना स्लैब्स रेट्स क्या होता है. उसके बाद जो आइटम्स अभी जीएसटी के बाहर रखा गया, ये एग्जाम में आ सकता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ जीएसटी, सेंट्रल स्टेट जीएसटी, ये सब क्या होता है. उसके बाद जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब किसको जीएसटी में रजिस्टर करना चाहिए. उसके बाद ये जो नया 2 टॉपिक्स है, जीएसटी ई-वे बिल और नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी. तो ये सब टॉपिक जीएसटी के अंदर आता है. तो हम सब टॉपिक को आज कवर करेंगे इस क्लास में. So we will start with the first thing, the GST concept. So what is the concept of GST? GST आने के पहले हमारे पास एक सिस्टम था, that is the value added system, VAT. तो VAT को हटा के हमने नया सिस्टम लाया, that is what we call GST, the Goods and Services Tax. So VAT और GST में क्या फर्क है? Not much difference, क्योंकि दोनों में हम वैल्यू एडेड मेथड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ही चेंज हो रहा है. वैट में क्या होता था, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लगाते थे. फॉर एग्जांपल किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर समझिए हमने रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाया, तो अलग अलग स्टेट में उसके ऊपर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स डालते थे. और कमोडिटी का सेल्स, इसमें अलग अलग स्टेट का रेट्स अलग अलग था. तो बहुत सारा कंफ्यूजन था इंडिया में, जीएसटी का रेट कैसा करेंगे. तो गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया, जीएसटी में सब पूरा देश में एक ही रेट लगा जाएगा टैक्स. तो जीएसटी ट्राई टू ब्रिंग होल इंडिया इनटू वन सिंगल मार्केट. सो जीएसटी कॉन्सेप्ट में हमको क्या याद रखना है, there are 2-3 important concepts to understand GST. So I will explain one by one. First one, ये जो पहला important आइडिया है GST के अंदर, सिंगल मार्केट. इसका मतलब क्या है, पूरा देश में मतलब पूरा इंडिया में जीएसटी के अंदर एक ही रेट लगा जाएगा टैक्स. मतलब क्या है, समझ लो अगर हमने रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाया, अगर इंडिया में किसी स्टेट में हम खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा, ओनली 5%. मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रेट बन गया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिंगल मार्केट. पूरा देश एक मार्केट बन जाएगा अंडर द जीएसटी. सेकेंड वन इज द सिंगल रेट ऑफ टैक्स. जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, जीएसटी का सिस्टम में एक ही रेट ऑफ टैक्स लगेगा पूरा इंडिया में, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है. थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जीएसटी समझने के लिए, जीएसटी आने के पहले एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. वो प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग ऑफ टैक्स. कास्केडिंग ऑफ टैक्स. अब ये कास्केडिंग ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या होता है, it is paying tax again and again. Paying tax again and again, इसका मतलब क्या है, एक ही आइटम या कमोडिटी के ऊपर हम बार बार अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जब टैक्स भरते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट लाइक पेइंग डबल टैक्स. तो ये जो प्रॉब्लम था वैट सिस्टम के अंदर, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया. So that problem is called cascading of tax. तो इसको कैसा सॉल्व किया, I will explain to you. मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा. तो ये एक प्रॉब्लम है. उसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम लाया. So we have a system called value addition.
सो वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि जीएसटी में या वैट में हम कैसा टैक्स कैलकुलेट करते हैं, वी यूज द सिस्टम कॉल्ड वैल्यू एडिशन। मतलब क्या है, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या वैल्यू ऐड किया प्रोड्यूसर ने, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके ऊपर टैक्स लगा जाता है। सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड वैल्यू एडेड सिस्टम। सो इस सिस्टम को मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट? इसका मीनिंग होता है, जब स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमने एक स्टेज में, मतलब पहला स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में उस कमोडिटी के ऊपर अगर हमने टैक्स भर दिया, उसी कमोडिटी को सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में दोबारा टैक्स नहीं लगा जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब क्या है, द प्रोड्यूसर कैन क्लेम, तो ये कमोडिटी के ऊपर ऑलरेडी पहला स्टेज का प्रोडक्शन में टैक्स भर दिया, सो सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इसके ऊपर वापस टैक्स नहीं लगा जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी देखिए, ये जो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस है, इस प्रॉब्लम को कैसा गवर्नमेंट ने सॉल्व किया? दे हैव यूज्ड दीस टू। फर्स्ट इज कॉल्ड द वैल्यू एडिशन मेथड, सेकंड इज द परमिशन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन। सो ये समझने के लिए नाउ आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। उस एग्जांपल में कास्केडिंग भी समझ में आएगा, आपको वैल्यू एडिशन भी समझ में आएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी समझ में आएगा। So now let us look at a simple example to understand the system called GST. तो इस सिस्टम समझना बहुत इजी है, so just you have to pay little bit attention to this example. Suppose we have a stages of production. तो उसमें एक प्रोडक्ट आता है और कुछ एजेंट इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ग्रॉस वैल्यू होता है, इस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है मार्केट में। उसके बाद आता है द वैल्यू एडिशन। सो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, द वैल्यू एडिशन। समझ लीजिए, पहला स्टेज में ये जो प्रोडक्ट बना था व्हीट, इस प्रोडक्ट को फार्मर ने बनाया, तो इस व्हीट का मार्केट में क्या प्राइस होता है, क्या वैल्यू होता है, सो वी हैव टू सी। समझ लीजिए, अगर फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया और फार्मर ने उस व्हीट को सेल कर दिया फॉर 1000 रुपीस। अभी ये सवाल आता है, फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया देश के लिए। सो यू सी, दिस इज कमिंग फ्रॉम 0 to 1000, मतलब फार्मर ने 0 से 1000 रुपीस का वैल्यू व्हीट प्रोड्यूस किया। सो द वैल्यू एडिशन डन बाय द फार्मर इज 1000। अभी इसका मतलब क्या है, जब ये सेल होता है, इसके ऊपर जब टैक्स लगा जाता है, तो टैक्स कितना अमाउंट के ऊपर लगा जाएगा? टैक्स विल बी पुट ऑन 1000। सो दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। नाउ पहला स्टेज में इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है? कास्केडिंग ऑफ टैक्स सेकंड थर्ड स्टेज में आता है। अभी देखिए, सेकंड स्टेज में इसी व्हीट को किसी मिल या फैक्ट्री ये व्हीट खरीद के उसको पाउडर करके ग्राइंड करके पैकेट में डाल के आशीर्वाद आटा जैसा बना के मार्केट में सेल करते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, इसको फ्लावर बनाते हैं व्हीट को। अभी ये हो गया सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अभी इस स्टेज में क्या होगा, उन लोग इसका प्राइस डालेंगे 1500। अभी सवाल ये आता है, अभी इस कितने के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए? शुड वी पे टैक्स ऑन 1500? यही प्रश्न है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर 1500 के ऊपर हम टैक्स भरेंगे तो क्या होता है, इट बिकम्स कास्केडिंग ऑफ टैक्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये व्हीट के ऊपर हमने 1000 का टैक्स भर दिया, वापस वही व्हीट इधर फ्लावर बन गया, तो 1500 के ऊपर हम वापस टैक्स लगाएंगे, तो ये जो व्हीट है ये दोबारा टैक्स के अंदर आता है। तो दैट बिकम्स व्हाट वी कॉल डबल टैक्स या कास्केडिंग ऑफ टैक्स। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसा सॉल्व करते हैं? जो मैंने बोला था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन कैसा फाइंड आउट करेंगे? 1500 minus 1000. So from here you minus 1000. What is left here is 500. तो वैल्यू एडिशन अभी कितना हो गया? ओनली 500। मतलब
जीएसटी अभी कितने के ऊपर लगा जाएगा? जीएसटी विल बी पेड ओनली ऑन 500, नॉट ऑन 1500. सो दिस मेथड इज व्हाट वी कॉल द वैल्यू एडेड मेथड. मतलब हर स्टेज में हमको वैल्यू एडिशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ उस वैल्यू एडिशन के ऊपर जीएसटी लगा जाता है. इज दिस क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड जीएसटी. अभी इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? So the second part of the solution I told you is input tax credit. What is input tax credit? अभी देखिए पहला स्टेज में फार्मर ने वीट के ऊपर ये 1500 के सेल करने के समय में ऑलरेडी टैक्स लगा दिया. सो दोबारा सेकंड स्टेज ऑफ सेल में इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 1000 के ऊपर ऑलरेडी टैक्स हमने भर दिया. सो दिस 1000 is minused here if you can see. So this minusing means what? This 1000 is now exempt from tax. मतलब ये 1000 के ऊपर अभी वापस टैक्स नहीं आएगा. So this is what we call input credit of tax. Now let us look at the third stage. आपको अभी easily समझ में आएगा. Third stage में क्या होता है? This flour becomes bread. तो इसको एक बेकर बनाता है bread. अभी देखिए बेकर क्या करेगा? इस ब्रेड को मार्केट में सेल करेगा कम से कम 1800. अभी सवाल आता है हम कितने के ऊपर अभी टैक्स भरेंगे? पूरा 1800 के ऊपर भरेंगे तो वापस क्या होगा प्रॉब्लम? कास्केडिंग ऑफ टैक्स. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इधर 1000 है वीट का, ये 1500 में फ्लावर आ गया. अभी ब्रेड में वीट भी आता है, फ्लावर भी आता है. तो इसमें क्या होता? वीट का टैक्स कितना टाइम होता है? 1 2 3 टाइम्स. फ्लावर का टैक्स कितना होता है? once twice. तो बार-बार हम टैक्स भरेंगे. तो इसी को प्रॉब्लम को कास्केडिंग को सॉल्व करने के लिए अभी वापस वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे? 1800 minus 1500, सो लेफ्ट इज 300. अभी टैक्स सिर्फ 300 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा. So this system is what we call the GST system. So GST system में हम कैसा टैक्स कैलकुलेट करते हैं? Only on the value addition. So this is the most important concept that you should understand for your exam preparation. So what is the meaning of GST? Simple. GST में पूरा देश में एक ही टैक्स रेट लगा जाएगा. इसका मीनिंग क्या होगा? पूरा इंडिया को एक सिंगल मार्केट बनाएंगे. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, कास्केडिंग ऑफ टैक्स. उस कास्केडिंग ऑफ टैक्स को हम कैसा सॉल्व करते हैं? बाय टू वेज. वन इज कॉल्ड द वैल्यू एडिशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एग्जेम्प्टिंग, मतलब ये माइनसिंग. सो हर स्टेज में जो टैक्स भरा है उसको आप माइनस करते जाएंगे. सो इन दिस वे व्हाट विल हैपन? वी विल हैव अ सिस्टम इन व्हिच यू डोंट हैव अ cascading of tax and also whole India will be considered as one market with one rate of tax. इसलिए आपको कहीं-कहीं पोस्टर में मिलता है one nation one tax, that is called GST in a very simple concept. Now we will look at the second part, that is the GST Council. So now we move on to the further concept. So what is the GST Council? So let us try to understand. GST implement किया है, it is a law, already 2 year हो गया है. तो अभी जीएसटी में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है क्या? कभी केसेस फाइल किया जाता है, कभी प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ऐसा सिचुएशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इसके ऊपर कौन डिसीजन लेंगे? सो फॉर दैट पर्पस डिसीजन लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल को गवर्नमेंट ने निर्माण किया है. सो दिस जीएसटी काउंसिल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो याद रखिए, दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्योंकि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है. सो जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बेसिकली अंडर आर्टिकल 279. सो नाउ इफ यू सी हियर, जीएसटी काउंसिल, इसका मेन फंक्शन क्या है? दिस इज टू टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग जीएसटी. इसमें मेंबर कौन होते हैं? सो फर्स्ट वन मेंबर इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. So the finance minister, central government का जो finance minister है, this person is called the chairman. मतलब
जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया जाता है उसका चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। उसका सेकंड मेंबर कौन होता है? इट इज कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू इज आल्सो पार्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल। उसके बाद थर्ड ग्रुप आता है वन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है? हर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया विल नॉमिनेट वन मिनिस्टर फॉर द जीएसटी काउंसिल। तो ये समझने की कोशिश करो, ये जो जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया जाता है, दिस इज नॉट अ ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप, इट इज मोर डेमोक्रेटिक सेटअप। मतलब क्या है? हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव ये जीएसटी काउंसिल में होता है। तो जो डिसीजन लिया जाता है इसमें सब स्टेट्स का मेंबर्स शामिल होते हैं। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, सब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एक साथ आकर मिलाकर डिस्कस करके ही जीएसटी का डिसीजन लेते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा जीएसटी काउंसिल क्या है, कैसा वाला बॉडी है। मैंने बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279। और आपको पूछा जाएगा कौन कौन मेंबर है या इसका चेयरमैन कौन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी मेन थिंग इज जीएसटी काउंसिल, इसका डिसीजन कैसा लिया जाता है। सो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर अबाउट द जीएसटी काउंसिल। सो लेट अस सी इसका डिसीजन कैसा होता है। तो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के द्वारा क्या दिया है, जीएसटी के जो मेजर डिसीजंस लेना चाहिए तो एक ऑफिशियल मीटिंग होना चाहिए, बिना मीटिंग डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इस मीटिंग में कितना मेंबर्स होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? फोरम या कोरम। सपोज लेट अस थिंक दैट व्हाट इज द कोरम फॉर जीएसटी। सो जीएसटी कोरम मतलब ये जो मीटिंग है जीएसटी मीटिंग, वो वैलिड मीटिंग होने के लिए कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए? देयर शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स। अभी मैंने बताया था जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव। तो इन सब में कम से कम 50% प्रेजेंट होना चाहिए जीएसटी मीटिंग में। अगर 50% के कम प्रेजेंट होंगे तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो डिसीजन लेता है उसके लिए क्या होता है? देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड वोटिंग। मतलब क्या है? जैसा मैंने बताया था ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो इसमें सब मेंबर आते हैं, सबको राइट है, वो लोग वोटिंग करते हैं। तो इस वोटिंग को कैसा डिवाइड किया है? दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, सो उनका वोट हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? वी कैन नॉट काउंट इट एज ओनली 2। मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं तो उनका डिसीजन उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वोट है उसको वेट दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स का वेट कितना है? 1/3। मतलब सिर्फ 2 वोट होगा फिर भी उसका वेटेज मतलब वैल्यू कितना होता है? 1/3 मतलब 33% यू कैन से। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट का सब मिनिस्टर आते हैं उनका वेटेज कितना होता है? इट इज 2/3, that is you can say roughly 66.6. so this together becomes 100%. तो समझने की कोशिश करो, जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन के लिए कम से कम 50% मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद वोटिंग, उनका जो वेट कितना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 1/3, स्टेट गवर्नमेंट का होता है 2/3. Is this clear to you? Now we look at the second part. ये जो वोटिंग करने के बाद अगर डिसीजन लेना है तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। यूजुअली हम क्या सोचते हैं? मेजॉरिटी का मतलब 51%, लेकिन जीएसटी काउंसिल में वैसा नहीं है। डिसीजन पास करने के लिए मेजॉरिटी इसमें कितना होना चाहिए?
you have to have at least 3/4, that is 75%. तो कम से कम 75% मेजॉरिटी होने के बाद ही जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होना चाहिए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो जीएसटी काउंसिल टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है क्योंकि अभी जीएसटी 2 साल हो गया जीएसटी के लिए। सो यू शुड नो ऑल द डिटेल्स ऑफ जीएसटी। सो प्लीज अंडरस्टैंड। सो 3 important points. Who are the members of GST Council? The Union Finance Minister, Minister of State, and one minister from each state. उसके बाद you need to know the quorum. मतलब 50% members should be present, उनका voting rights, power कितना होता है, और decision के लिए majority कितना होना चाहिए, 3/4 या 75%. So this is the basics of what we call GST Council. Now ये GST Council का main function क्या होता है? So very easy. इंडिया में जो जीएसटी रेट्स हम डिसाइड करते हैं 5%, 12%, 18% या 28%, इसको कौन डिसाइड करते हैं? इट इज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। उसके बाद कुछ कौन सा टैक्स जीएसटी के अंदर आएगा, कौन सा आइटम जीएसटी के बाहर रहेगा, उसका भी निर्णय कौन लेते हैं? जीएसटी काउंसिल। उसके बाद कौन सा सेस या सरचार्ज जीएसटी के अंदर आना चाहिए या जीएसटी के बाहर रहना चाहिए, उसका डिसीजन भी कौन लेते हैं? जीएसटी काउंसिल। मतलब क्या है, जीएसटी में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, वो सब डिसीजन लेने के एक ही बॉडी है, दैट इज व्हाट वी कॉल जीएसटी काउंसिल। तो एग्जाम में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यू शुड स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। Now let us go to the GST rate. What are the important slabs? So it is very simple to understand the slabs. So GST में कितना स्लैब है? Basically the government of India का जो official notice है GST के ऊपर, उसमें दिया है there are only 4 slabs. लेकिन आपको Google में इधर-उधर मिलता है 5 slabs. So थोड़ा सा confusion होता है उसमें। तो 5 स्लैब लोग कैसा पकड़ते हैं? वो लोग 0 को भी पकड़ लेते हैं लाइक अ स्लैब, लेकिन 0 इज नॉट रियली अ स्लैब। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कितना स्लैब है? 4 स्लैब। सो व्हाट आर द 4 स्लैब? सपोज यू टेक दिस एज द फर्स्ट वन, सो दिस वी कैन नॉट कंसीडर। सो फर्स्ट स्लैब वुड बी 5%, देन वी हैव 12%, देन वी हैव 18%, देन वी हैव 28% प्लस सेस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जीएसटी का कितना स्लैब होता है? बेसिकली यू हैव 4 स्लैब प्लस 1 0 स्लैब। इस 0 स्लैब में क्या क्या है? लाइक राइस, मिल्क, ये जो है उसके ऊपर देयर इज नो टैक्स, मतलब बिना टैक्स, एग्जम्प्टेड। तो ऐसा जो कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज है, वो सब 0 स्लैब में आते हैं। उसके बाद 5, 12, 18, 28 5% टैक्स किसके ऊपर है? जो कॉमनली आम आदमी खरीदता है, वैसा कमोडिटी या एनवायरमेंटल रिलेटेड कमोडिटीज के ऊपर 5% है। ये जो 12 और 18% है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी। उसके बाद ये जो 18% है, उसके बाद सेस है। व्हाट इज सेस? सेस का मीनिंग है इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेस? It is a tax on some other tax. मतलब क्या है? जो जीएसटी का टैक्स है उसके ऊपर another tax लगा जाता है, उसको बोलते हैं सेस। तो ये जो 28% है, ये किसके ऊपर आता है? This basically comes on luxury items. Luxury item मतलब which are purchased by rich people, high income people, plus sin goods. सिन गुड्स का मतलब क्या है? लाइक टोबैको एक्सेट्रा, जो नहीं खरीदना चाहिए, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डीमेरिट गुड्स। सो ट्राई टू कीप दिस इन माइंड। ये जो हाईएस्ट रेट होता है 28%, ये किसके ऊपर आता है? लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स या डीमेरिट गुड्स। इन तीनों के ऊपर वी हैव द हाईएस्ट 28% प्लस सेस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द जीएसटी रेट इन इंडिया। So you need to have this basic clarity in mind. तो इसमें कौन-कौन सा आइटम आता है वो सब मगअप करने की जरूरत नहीं है।
बट बेसिक टैक्स स्लैब का नॉलेज तो होना चाहिए एग्जाम के लिए, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, what do we call, what are the items exempted from GST, that is number 4, exempt from GST, मतलब GST से GST के बाहर क्या क्या आइटम्स है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, फिर भी बाकी का डिटेल नहीं आया अभी तक। ओके, फर्स्ट वन इज अल्कोहल, that is liquor for human consumption। ये जो दारू है in simple words, okay, so alcoholic liquor for human consumption, मतलब बाकी का भी लिकर होता है वो नहीं है, सिर्फ for human consumption ये जो है this will never come under GST। तो ध्यान से सुनो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो दारू है वो जीएसटी के अंदर कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ जीएसटी अल्कोहलिक लिकर इज केप्ट आउटसाइड जीएसटी। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर के अलावा और आइटम्स जीएसटी के बाहर है, वो क्या है? फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड जीएसटी के बाहर है। उसके बाद है हाई स्पीड डीजल, ये जो हाई स्पीड डीजल है वो भी जीएसटी के बाहर है। उसके बाद है पेट्रोल, ऑफिशियली इसको मोटर स्पिरिट ऐसा लिखा है। उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद एविएशन, मतलब एरोप्लेन, ये जो इंडस्ट्री है एविएशन, उसका जो फ्यूल है एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये जो 5 आइटम है ये जीएसटी के अभी बाहर है, कभी भी ये जीएसटी के अंदर आ सकता है। रिसेंटली मतलब 2 महीने के पहले ऐसा डिस्कशन सजेशन आ रहा था पेट्रोल को भी जीएसटी में लेके आना है, लेकिन अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, जब हम बोलते हैं जीएसटी के अंदर सब आइटम्स आया है, फिर भी ऐसा आइटम्स जीएसटी के अंदर अभी तक आया नहीं है। सो इसको कौन डिसाइड करेगा कब जीएसटी के अंदर लाना है? इट विल बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल जब निर्णय लेंगे तब ये सब आइटम्स जीएसटी के अंदर आ सकता है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, द 5 आइटम्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल उसको बोलते हैं मोटर स्पिरिट, एंड नेचुरल गैस एंड एविएशन टरबाइन फ्यूल। ओके, ये सब आइटम्स आर नाउ exempt फ्रॉम जीएसटी। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी में कितना टाइप्स है? So types of GST, try to understand. GST का basic types है 3 types. So I will give you a small little chart to understand. The first one is called CGST. Second one is called SGST. Then we have something called IGST, Integrated GST. So what is CGST? It is central government का GST. What is SGST? State government का GST. And this is integrated GST. ये कब होता है? जब एक स्टेट से कुछ ट्रांजैक्शन होता है दूसरा स्टेट में। So जब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं तब आता है IGST. Okay. So now let us try to get the concept clear. ये जो CGST और SGST है ये किसके ऊपर लगा जाता है? This is called intra state transaction. इसका मीनिंग क्या है? What is intra state transaction? मतलब ये स्टेट के अंदर, समझ लो अगर असम के अंदर
कहीं गुवाहाटी से नलबारी, गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ को कोई कुछ ट्रांजैक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर। जब स्टेट के अंदर ऐसा जब कुछ ट्रांजैक्शन होता है, उसके ऊपर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डुअल जीएसटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल जीएसटी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड डुअल जीएसटी? जब एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा देते, तो वो क्या होता है? डुअल होता है। मतलब एक ही समय में एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर हम स्टेट को भी टैक्स देते हैं, सेंट्रल को भी टैक्स देते हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डुअल जीएसटी। इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं? समझ लीजिए टैक्स इज 5%, राइट? मतलब क्या है? समझ लो हमने 100 रुपीस का कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाया, ओके, तो उसके ऊपर टैक्स आ गया 5%, मतलब कितना होगा? 100 का 5% इज वेरी सिंपल, इट विल बी 5 रुपीस। तो इस 5 रुपीस को हम कैसा क्या करेंगे, कैसा डिवाइड करेंगे? इट विल बी डिवाइडेड 2.5% टू सेंटर एंड 2.5% टू स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या है? ये जो 5% जीएसटी है, ये डिवाइड होता है, 2.5% सीजीएसटी में जाएगा, 2.5% एसजीएसटी में जाएगा। मतलब हर समय जब हम जीएसटी का टैक्स भरते हैं इंट्रा स्टेट का, मतलब विद इन द स्टेट में, उसको डिवाइड किया जाता है इनटू एग्जैक्टली हाफ हाफ। अगर 12% टैक्स होगा तो 6% जाएगा सीजीएसटी, 6% जाएगा एसजीएसटी। So this concept is what we call dual GST. Is this clear to you? So now we move on to the important one, IGST. What is IGST? It is called integrated. तो इसका स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड जीएसटी। So what is integrated GST? This falls on any transaction which is called interstate. So try to keep in mind. इधर हमने लिखा इंट्रा, इधर हम लिख रहे हैं इंटर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? स्टेट के अंदर। इंटर का मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरा स्टेट। मतलब समझ लीजिए अभी असम से हम मेघालय में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज असम से सेल होता है मेघालय में, तो क्या हो गया? 2 स्टेट आ गया, असम एंड मेघालय, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। ऐसा ट्रांजैक्शन में जो स्टेट का बॉर्डर होता है बिटवीन असम एंड मेघालय, उस बॉर्डर में एक जीएसटी आता है, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। तो इस जीएसटी को, आईजीएसटी को कौन इंपोज करते हैं? ओनली सेंटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, only central government. So IGST cannot be imposed by state government. मतलब असम के बॉर्डर में असम गवर्नमेंट cannot collect tax, या मेघालय का स्टेट भी उसके ऊपर टैक्स नहीं डाल सकते। Only central government will collect the tax. Alright? This is very important to understand. So we have 3 types of GST. First is called CGST, second is called SGST, and third is called IGST। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये दोनों को हम बोलते हैं डुअल जीएसटी, ये इंट्रा स्टेट होता है, लेकिन आईजीएसटी क्या होता है? इंटर स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट का ट्रांजैक्शन, राइट? नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, ये जो आईजीएसटी है, इस आईजीएसटी में टैक्स कैसा होता है? ओके, सपोज वी हैव 2 states. Let us take Maharashtra and Assam, ठीक है? महाराष्ट्र से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, महाराष्ट्र स्टेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ आता है? असम में आता है। सो असम इज इंपोर्टिंग, ठीक है? महाराष्ट्र से गुड्स आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है? असम में आ रहा है। तो अभी आईजीएसटी आएगा, तो आईजीएसटी कौन भरता है?
महाराष्ट्र स्टेट भरेगा या असम स्टेट भरेगा, मतलब इधर का ट्रेडर भरता है क्या असम का ट्रेडर भरेगा? तो सिंपल क्वेश्चन, इसको कैसा सॉल्व करेंगे? वेरी इजी, यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज कॉल्ड नाउ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द डेस्टिनेशन प्रिंसिपल? मतलब क्या है, जब महाराष्ट्र से असम को एक्सपोर्ट होता है, ट्रेडर बिजनेसमैन जो महाराष्ट्र में है वो उसका एक्सपोर्ट करने के समय में टैक्स भरेगा, राइट? इस टैक्स को मतलब आईजीएसटी का जो टैक्स है, इस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस टैक्स का पैसा का बेनिफिट किसको मिलता है? It will be given to importing state. Why? Because the final destination is Assam. So this is called origin. Maharashtra state will be called state of origin and Assam will be called state of destination. So GST का ये जो प्रिंसिपल है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, इसका मीनिंग क्या है? जो आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? Importing state, that is the Assam, or what we call destination state. You are using the destination principle. So you have to keep this very important thing in mind for IGST. तो मैं sum up करता हूँ IGST का. What is IGST? Integrated GST. इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करते हैं. It happens between the two states. इस समय में एक्सपोर्टिंग स्टेट टैक्स भरते हैं, उसका बेनिफिट किसको मिलता है? इंपोर्टिंग टैक्स. व्हाई? इट इज गिवन टू द इंपोर्टिंग स्टेट बिकॉज वी फॉलो सिस्टम कॉल्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल. इसलिए ये जो आईजीएसटी है ये कभी-कभी लोगों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं. सो नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. So that is the important point. We have covered here types of GST. Now we go on to the sixth topic, that is GST threshold limit. ये क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है. अगर हम पूछ सकते हैं किसको GST में रजिस्ट्रेशन करना है या GST का बिल देना है. समझ लीजिए एक छोटा सा चाय वाला है, वो छोटा रोड पे कहीं तो एक दुकान डाला है और उसका ट्रांजैक्शन होता है एक साल में 2 लाख, ठीक है? तो छोटा बिजनेस है. अभी सवाल ये आएगा कि ये छोटा सा चाय वाला या वेजिटेबल वेंडर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना चाहिए क्या नहीं चाहिए? दैट इज कॉल्ड जीएसटी थ्रेशोल्ड. नाउ व्हाट इज द थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन. एक साल में इनका ट्रांजैक्शन का क्या वैल्यू होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ट्रांजैक्शन? इट इज नॉट द प्रॉफिट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट. प्रॉफिट का सवाल नहीं है. दिस इज ओनली द ट्रांजैक्शन, मतलब आपका बिजनेस का वैल्यू कितना होता है, ठीक है? अभी जीएसटी ने क्या किया है, इस ट्रांजैक्शन को दो टाइप किया है. एक टाइप होता है गुड्स, मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स. सेकंड होता है सर्विस. अभी जो आदमी या जो बिजनेसमैन गुड्स ट्रांजैक्शन में बिजनेस करते हैं, इनका अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू हो गया 40 लाख, मतलब 40 लाख उनका बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है एक साल में, तो क्या करना पड़ेगा? इनको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा. सो दिस 40 लाख इज व्हाट वी कॉल थ्रेशोल्ड. ओके, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड लिमिट? For goods transaction it is 40 lakhs and for service transaction it is 20 lakhs. So अगर अभी हम लोग असम में हैं, हम एपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एपीएससी एग्जाम में अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द जीएसटी का थ्रेशोल्ड लिमिट इन असम, आंसर बहुत इजी है. गुड्स सप्लायर अगर उसका वैल्यू 40 लाख हो गया तो he has to get a registration in GST. अगर सर्विस का वैल्यू हो गया 20 लाख तो वी हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. सो वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट वी कॉल थ्रेशोल्ड लिमिट. इसमें कुछ एग्जम्पशन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, लाइक अरुणाचल, नागालैंड, ओके, मणिपुर, लेकिन असम का वो नहीं होता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सिर्फ आप असम का याद रखिए,
व्हाट इज द मींस ऑल इंडिया का स्टैंडर्ड भी यही है 40 लाख एंड 20 लाख, असम को ही वही अप्लाई होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट. नाउ वी कम टू द टू न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी. सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जीएसटी में ये जो नया अपडेट है उसमें ये दोनों आएगा, जीएसटी ई-वे बिल, क्योंकि ये 2018 में इंट्रोड्यूस किया था और एनए इसका लाइफ भी एक्सपायर हो रहा था, अभी नया बना दिया. सो लेट अस टेक द ई-वे बिल. Let us take the e-way bill. What is e-way bill? E stands for electronic. Way is the on the way of the journey. Bill, everybody knows what is the bill. So what is the e-way bill? It is a electronically generated bill. Okay. Now, what is this e-way bill concept? ये क्या होता है e-way bill? समझ लीजिए, अगर एक बिजनेसमैन गुवाहाटी से कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है नलबरी में, ठीक है, तो एक ट्रक जाएगा गुवाहाटी से, सब गुड्स लेकर नलबरी तक जाएगा. तो अभी क्या होता है, ये जो ट्रांजैक्शन होता है गुड्स का, उसके ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नया सिस्टम लाया. ये क्या सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो जो ट्रक का इंचार्ज है या बिजनेसमैन है, इसमें किसी को एक को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन में जाके जीएसटी पोर्टल से इनको एक बिल जनरेट करना पड़ेगा. सो दिस बिल व्हिच इज जनरेटेड ऑनलाइन, ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ई-वे बिकॉज़ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बिल. उसके बाद क्या होता है, जब जर्नी शुरू होता है गुवाहाटी से नलबरी जाने तक, उनको क्या करना पड़ेगा, दिस बिल शुड बी कैरीड, मतलब जो ट्रक में जाते हैं, जो ट्रक का इंचार्ज है, उसके बाद ये बिल होना चाहिए. देयरफॉर इट इज कॉल्ड वे, ई-वे. सो ये जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल है, उसको नलबरी पहुंचने तक उसके हाथ में वो बिल रखना ही पड़ेगा. अगर बीच में कहीं पुलिस उसको रोक दिया, गाड़ी को चेक कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ये ई-वे बिल पुलिस को दिखाना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, पहला जैसा जो करप्शन था, चेक करो पैसा ले लो, वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये ई-वे बिल में क्या क्या डिटेल आता है वो मैं बता रहा हूँ. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ई-वे बिल में क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब आप जो ट्रक में लोड करके लेकर जा रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख 2 लाख पैसा. उसके बाद उसमें क्या आइटम है, आप क्या लेके जा रहे हैं, आप उसमें कंप्यूटर लेके जा रहे हैं या कार लेके जा रहे हैं या सब्जी लेके जा रहे हैं, वो सब उसमें डिटेल लिखना पड़ेगा. उसके बाद वो पूरा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ये लिखना पड़ेगा. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मतलब ये ट्रांसपोर्ट कहां से शुरू हो रहा है और ये कहां तक जाएगा. तो पहला लोग क्या करते थे, सिर्फ ऐसा लिखते थे ये गुवाहाटी से शुरू हो रहा है, नलबरी तक जाएगा. लेकिन गुवाहाटी तो बहुत बड़ा है, एक छोटा गांव नहीं है, नलबरी भी वैसा थोड़ा बड़ा है. तो अभी देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने नया रूल लाया. क्या रूल लाया, सिर्फ हम प्लेस नहीं लिख सकते गुवाहाटी, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, पिन कोड. पिन कोड लिखने से क्या होता है, आप कहां से शुरू करें उसका एग्जैक्ट लोकेशन मतलब पोस्टल लोकेशन मिल जाता है. वैसे डेस्टिनेशन का भी पिन कोड डालना पड़ेगा. तो प्लीज कीप दिस इन माइंड. एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट प्रिंसिपल इज फॉलोड अंडर ई-वे बिल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द पिन कोड सिस्टम. ठीक है, ये पिन कोड डालने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आपका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है. उसके बाद अगर आपको थोड़ा उसको मॉडिफाई करना है, एडजस्ट करना है, तो यू आर अलाउड टू एडजस्ट फॉर 10%. मतलब क्या है, अगर आप समझ लीजिए आपने डाल दिया पिन कोड फॉर गुवाहाटी एंड नलबरी, इसमें आपको आ गया अज्यूम 150 किलोमीटर. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, 150 किलोमीटर आ गया. तो अब क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड 10% एक्स्ट्रा, मतलब अनदर 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा. दैट मींस यू कैन ट्रैवल अप टू 165 kilometers, not more than that. So this is what we call the e-way bill का origin and destination. उसके बाद we have to write the name of the in charge.
इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस, मतलब ये ट्रांसपोर्ट को कौन लेके जा रहा है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ व्हीकल, डिटेल्स ऑफ व्हीकल एंड द डेट ऑफ जर्नी। तो ये सब आइटम्स क्या होता है, ये ई-वे बिल में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, यू कैन नॉट चीट, ओके। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, दिस मॉडल इज कॉल्ड सेल्फ पुलिसिंग मॉडल, मतलब दूसरा पुलिस आके आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप खुद आपका सेल्फ पुलिसिंग करो, मतलब सेल्फ ऑनेस्टी के ऊपर ये ट्रांजैक्शन करो और गवर्नमेंट को टैक्स पे करो। नाउ इसमें एक प्रॉब्लम है, समझ लीजिए अगर किसी ने ई-वे बिल नहीं बनाया, वो ऐसा ही जा रहा है गुड्स लेकर, लेकिन कहीं तो रास्ता में पुलिस आकर उसको पकड़ा, उसके पास ई-वे बिल नहीं है, अभी क्या होगा। So now he will have to pay what we call penalty. So ई-वे बिल में एक पेनल्टी होता है। तो इस पेनल्टी क्या होता है, कैसा होता है, the person has to pay whatever is the tax amount, जो टैक्स आपको पे करना चाहिए था वो पे करना है, और पेनल्टी 10,000, penalty 10,000. Now the thing is, important point is, suppose this is A and this is B, whichever is maximum, whichever is maximum मतलब क्या है, सपोज आप गुवाहाटी से नलबारी तक ट्रक लेके जा रहे हैं, आपको टैक्स पे करना चाहिए था सपोज 1,200, यही आपका टैक्स था, लेकिन आप इसको पे नहीं किया, तो यू आर कॉट ऑन द वे, राइट। अभी गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया, पुलिस ने, तो अभी आपसे कितना पैसा लेंगे, 1200 लेंगे या 10,000 लेंगे। सो सिंपल सॉल्यूशन, व्हिचएवर इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या है, अभी इस दोनों में मैक्सिमम क्या है, 10,000। सो आपसे कितना पैसा लेंगे, 10,000 लेंगे। अभी देखो आप गुवाहाटी से तमिलनाडु को लेके जा रहे हैं, मतलब चेन्नई को, राइट। तो आपको कितना टैक्स पे करना है, इधर 15,000, वो आपका टैक्स आ गया, लेकिन आपने इसको पे नहीं किया, ऐसा ही चल रहा है। अब आपको रास्ता में पकड़ लिया, तो अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा, not 10,000, you have to pay 15,000. Why? Because this is maximum. So GST का रूल क्या है, अगर ये ई-वे बिल आपके पास नहीं है, तो कहीं आपको पकड़ लिया, आपका पेनल्टी क्या होता है, मिनिमम 10,000 या the tax amount whichever is maximum. So please keep this in mind. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया, so you should be able to answer. So ये जो ई-वे बिल सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया सिस्टम है। तो ये नया सिस्टम कब से आया है, it has come from April 2018 all over India, ठीक है। तो ये अप्रैल 2018 से आया है, now we are just in May 2020, मतलब इसको अभी सिर्फ 2 साल हुआ है, तो ज्यादा कुछ एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक इसके ऊपर, तो एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है जीएसटी ई-वे बिल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना है। सो नाउ लेट अस कम टू सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ये नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA, N stands for national, A stands for anti profiteering और A stands for authority. Now ये authority क्या है, इसका पढ़ाई करने का क्यों जरूरत है, it is important क्योंकि I will explain to you with an example, तो आपको समझ में आएगा। Suppose किसी आइटम के ऊपर, राइट, अभी देखो पहला रेस्टोरेंट के ऊपर टैक्स ज्यादा था 12%, अभी रेस्टोरेंट का टैक्स कम हो गया। Suppose now you have a tax of something on 18%, okay? उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने सोच लिया या डिसाइड किया, ठीक है ये 18% टैक्स को हम कम करते हैं, तो अभी जीएसटी कम हो गया, राइट, इट हैज कम टू 5%। लेकिन अब जब दुकान में जाके कुछ खरीदेंगे या कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे, तब वो बिजनेसमैन या ट्रेडर आपसे 18% लेगा, लेकिन आपको सचमुच कितना पे करना है, ओनली 5%।
लेकिन बिजनेसमैन या ट्रेडर आपसे कितना ले लिया, 18% ले लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, आपको चीटिंग करके एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया आपसे 18%। लेकिन गवर्नमेंट को ये कितना पे करेगा, ओनली 5%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो आपसे 18% ले लिया, लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 5% देगा। मतलब क्या है, हियर प्रॉब्लम हो गया, कंज्यूमर इज चीटेड। ठीक है, सो मेन प्रॉब्लम ये है, जब जीएसटी का टैक्स रेट कम होता है उसी समय में ट्रेडर या बिजनेसमैन कंज्यूमर को चीटिंग करके ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो ऐसा टैक्स लेके उनको क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। सो ये जो प्रॉफिट है, ऐसा चीटिंग करके मिलने वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अच्छा नहीं है। तो इस प्रॉफिट को रुकाने के लिए, ऐसा चीटिंग को रुकाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक अथॉरिटी बनाया। व्हाट इज दैट अथॉरिटी? दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। ऐसा जो प्रॉफिट लोग बनाते हैं उसको रुकाना है, उनको कंट्रोल करना है, ऐसा चीटिंग को बंद करना है। इसके कारण के ये जो अथॉरिटी बनाया है, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी का मेन काम क्या होता है, जब जब जीएसटी का टैक्स रेट कम होता है उसी समय में लोगों को चीटिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए ट्रेडर बिजनेसमैन के ऊपर नजर रखना। दिस इज द मेन जॉब ऑफ दिस एनएए। तो अभी इसका टेक्निकल डिटेल्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ये एनएए को कब अपॉइंट किया था, 2017 नवंबर में। तो इनका टाइम पीरियड एक्सपायरी कितना था, 2 इयर्स। सो 2019 में इनका एक्सपायरी था, मतलब ये बॉडी का पूरा दिन खत्म ही होने वाला था। तब एनएए ने क्या बोला, और बहुत केसेस चल रहा है, इनको और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी एनएए का लाइफ और 2 साल के लिए बढ़ा दिया, टिल 2021। So 2019 to 2021, that is 2 years extra life दे दिया। मतलब ये एनएए कब तक काम करेंगे, 2021 नवंबर तक। उसके बाद इनको वापस एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे अभी तक पता नहीं है, शायद एक्सटेंड कर भी सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, एनएए का लाइफ कितना होता है, सिर्फ 2 साल होता है। पहला का 2 साल खत्म हुआ, उसके बाद वापस गवर्नमेंट ने उनका लाइफ एक्सटेंड किया है बाय 2 इयर्स। ओके, नाउ ये जो एनएए, इसमें क्या पेनल्टी होता है, अगर किसी को चीटिंग में पकड़ा तो क्या पेनल्टी होता है। नंबर 1 इज द रीपेमेंट। जिस बिजनेसमैन ने किसी को फंसाया, किससे ज्यादा टैक्स ले लिया, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रीपेमेंट करना है, मतलब उस कस्टमर को वापस पैसा देना है। तो लेकिन वो तो नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर लेता है चला जाता है, कस्टमर को ढूंढना बाद में बहुत मुश्किल है, और कस्टमर भी नहीं आता है पैसा लेने के लिए, छोटा छोटा अमाउंट लेने के लिए। तो इनको क्या करना पड़ता है ऐसा सिचुएशन में, दैट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाया वो सब अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड। सो इसको याद रखो, ये जो अमाउंट बिजनेसमैन ने प्रॉफिट बनाया इलीगली, उसको कंज्यूमर को रिपे करना है। अगर नहीं किया, नहीं हो सकता है, तो इसको कहां डिपॉजिट करना है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करना है। कितना दिन के अंदर करना है, इट शुड बी डिपॉजिटेड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर इसको डिपॉजिट करना है। अगर उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, पहला सिस्टम क्या था, उसके ऊपर 25,000 पेनल्टी था, पेनल्टी भर के ये पैसा रिटर्न करना है। अभी क्या है, अगर 30 दिन के अंदर ये पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो 10% ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्स्ड। मतलब क्या है, समझ लो किसी ट्रेडर ने 1 करोड़ का चीटिंग किया, उसको प्रॉफिट मिल गया 1 करोड़, 30 दिन के अंदर उन्होंने 1 करोड़ डिपॉजिट नहीं किया, तो he has to pay 10% of that
1 करोड़, मतलब he has to pay almost 10 lakh extra as a tax. So ये ऐसा नया सिस्टम क्यों लाया है? To control the cheating of the consumers by the traders and businessmen. So ये है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी. So इसको भी आपको एक बार ठीक से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है. So बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एनए का? जब जीएसटी का रेट कम होता है उसी कारण को यूज करके किसी बिजनेसमैन कंज्यूमर को चीटिंग ना करे, इनके ऊपर नजर रखने के लिए एक नया बॉडी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, दैट इज कॉल्ड नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी. सो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द 8 टॉपिक्स. तो जीएसटी ये जो चैप्टर है ये नया है, इसमें बहुत सारा करंट अफेयर भी है. सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द बेसिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, राइट. इसमें और एक है कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स. अगर जीएसटी इंप्लीमेंट करने के द्वारा किसी स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला है, 5 साल तक वो लोग स्टेट को कॉम्पनसेट करेंगे, उसके बाद स्टेट को खुद एडजस्ट करना पड़ेगा. नाउ आपका होमवर्क क्या है जीएसटी के ऊपर? जो यूपीएससी एपीएससी में पुराना क्वेश्चन आया था लास्ट 3 इयर्स का, एक बार देख लीजिए. उसमें जीएसटी के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था, कैसा वाला क्वेश्चन आया था वो देखो. उसके बाद आपको न्यूज़पेपर, टीवी में, क्योंकि जीएसटी में रोज रोज कुछ ना कुछ डिसीजन ले जाता है, कुछ तो चेंज मॉडिफिकेशन होता है, तो एग्जाम के पहले आपको नया जो है करंट अफेयर का वो भी अपडेट करना ही पड़ेगा. अभी तक जो अपडेट हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद जो होगा वो आपको करंट अफेयर में अपडेट करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दैट इज ऑल वी हैव ऑन दिस चैप्टर कॉल्ड जीएसटी. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.